हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान और भारत के बारे में। बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जापान की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ताकाइची, वो 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में भारत की यात्रा पर हैं। और इस भारत की यात्रा के दौरान एक प्रपोजल तैयार किया गया है, यह एक काम करें ट्रेड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसमें ये प्रपोजल दिया जाएगा। ये एक अनुमान है, जो जापानीज न्यूज़ नेटवर्क है उसका एक अनुमान है कि एक प्रपोजल सामने लाया जाएगा और जापान और इंडिया के बीच की जो ट्रेड है या जो व्यापार है वो उनकी खुद की करेंसी में होगा, ना कि डॉलर की करेंसी में होगा। तो ये आप कहें तो डी डॉलराइजेशन की तरफ एक कदम कह सकते हैं, अगर ये सही सही बैठ गया और सही सही से एग्जीक्यूट हो गया। दूसरी बात ये है कि भारत इस चीज़ को क्यों प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि रसिया के अंदर जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो कैसे जो अमेरिका है उसने रसिया की जो संपत्ति है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया या फ्रीज कर दिया। मतलब अब रसिया उस संपत्ति को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप किसी दूसरे देश की करेंसी रखते हो तो उस करेंसी को वापस अपनी करेंसी में बदलवाने के लिए आपको वो करेंसी उसके बैंक में जमा करनी पड़ती है। तो मतलब अगर हम डॉलर में व्यापार करते हैं तो जो डॉलर हमारे पास आता है उस डॉलर को अगर हमें पैसों में कन्वर्ट करना है तो पहले हम वो डॉलर ले जाके अमेरिका के बैंक को देते हैं और फिर अमेरिका का बैंक उस चीज़ को एक प्रकार से आगे पीछे कर मतलब उस कन्वर्ट करके हमें रुपए देता है। तो ये एक पूरी व्यवस्था है। तो अगर डॉलर में व्यापार होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अमेरिका से संबंध रखना ही पड़ेगा। वो बात अब जापान और मतलब इंडिया इस चीज़ को डी डॉलराइजेशन की तरफ कहें, या तो ये बात ये भी हो सकती है, या जो मिडिल ईस्ट का युद्ध शुरू हुआ है तब से जो नुकसान हुआ है करेंसीज को, चाहे जापान की करेंसी या इंडिया की करेंसी को, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसके कारण अगर वो डॉलर में और व्यापार करते हैं तो उनकी करेंसी को और नुकसान होगा। और उससे क्या होगा कि जो अभी वर्तमान में जो लोग कहीं ना कहीं जापान की करेंसी या जापान में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। इन सारे फाइनेंशियल चीज़ों को सोचकर दोनों ही देश हो सकता है इस पर काम करना स्टार्ट कर दें। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत का जो एनपीसीआई है या जो हमारा यूपीआई है उसको भी भारत प्रमोट कर रहा है। और इसके तहत होगा क्या कि जो वहाँ के जो नेशनल है मतलब जापान के जो लोग हैं वो भारत के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो भारत के लोग हैं वो जापान के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। और एक बार ऐसा सिस्टम ऑफ पेमेंट गेटवे अगर बन जाता है, जैसा कि भारत ने यूपीआई को फ्रांस में भी लॉन्च कर दिया है, यूएई में भी लॉन्च कर दिया है, और अगर इस प्रकार के और अलग अलग देशों में भी लॉन्च किया है, अगर ऐसा सिस्टम बन जाता है तो आपको कहीं पर भी करेंसी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जापान घूमने जाइए, डायरेक्ट आप अपना फ़ोन उठाइए और अपना यूपीआई कीजिए, और जब आप यूपीआई करोगे तो जिस भी दुकानदार को आपने पैसा दिया है तो उस दुकानदार को उसकी जापानीज़ रुपए में पैसा आ जाएगा उस करंट सिचुएशन के तौर पर। और अगर बात करें यहाँ पर जो भारतीय है उसका पैसा वहाँ पर कट जाएगा, और यही काम होगा जापानीज़ लोगों का भारत के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं एक इंटर लिंक हो जाएंगी चीज़ें। और ये मान लो अगर डी डॉलराइजेशन की तरह कदम नहीं है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे कभी युद्ध हो जाता है या कुछ ऐसी बड़ी स्थिति आ जाती है, उस समय भारत की जो एक प्रकार से डिपेंडेंसी है यूएस पर वो कम रहेगी और ये एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज कदम होगा। ये तो हुई वर्तमान में क्या भारत और जापान प्लान कर रहे हैं और इसका कैसे आगे चीज़ें होगी, ये मतलब पॉसिबिलिटी है अभी, क्योंकि एक पूरा ड्राफ्ट सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिरकार सभी लोग डॉलर में व्यापार क्यों करते हैं, क्यों आखिरकार सभी के सभी लोग डी डॉलराइजेशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसियों का कमज़ोर होना। दूसरी करेंसियाँ कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि जो क्रूड ऑयल, मतलब आपने देखा होगा क्रूड ऑयल का व्यापार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है और वो क्रूड ऑयल का व्यापार सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। और यही कारण है कि डॉलर इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि वो उसकी वैल्यू ज़्यादा इन्फ्लक्चुएट नहीं होती। मतलब अगर आपने डॉलर आज की डेट में आपके पास रख लिया तो उस कागज़ की वैल्यू अगले 5 साल में उतनी ही रहेगी, लगभग 0.1 प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन अगर आपने रुपए रख लिया तो आपको पता नहीं कि जो रुपए 70 रुपये था डॉलर के मुकाबले, वो हो सकता है 90 रुपये भी हो जाए। मतलब उसकी एक प्रकार से कीमत घटती बढ़ती रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। और यही कारण है
कि आखिरकार जो देश हैं जो व्यापार करते हैं जब, तो वो डॉलर को प्रेफर करते हैं बजाय किसी देश की करेंसी को। अब इसमें भारत कैसे मदद कर सकता है, कैसे अपने रुपए की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो उसके लिए भारत को वर्ल्ड क्लास का कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट जब भेजेगा या सेंड करेगा या सर्विसेज देगा दूसरे देशों में, तो भारत की जो डिपेंडेंस है वो बढ़ेगी, और इसमें रुपया कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ये एक भविष्य की बातें हैं, लेकिन अभी अगर डॉलर को मात देना है तो ये निकट फ्यूचर में तो नहीं होने वाला, क्योंकि डॉलर का व्यापार क्रूड ऑयल में होता है। अब जापान और इंडिया इस चीज़ को कहाँ तक ले जाते हैं वो तो देखना होगा, लेकिन ये अगर डी डॉलराइजेशन का कदम ना भी कहें, लेकिन बहुत हद तक डिसेंट्रलाइजेशन का हम कदम कह सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।